गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है ग्राम उजाला। तो जो यूनियन पावर मिनिस्टर है उन्होंने ग्राम उजाला प्रोग्राम को लॉन्च किया बिहार में भी रिसेंटली। ठीक है। तो ये ग्राम उजाला प्रोग्राम है क्या? इसमें एलईडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 10 रुपीज़ ईच फॉर ईच हाउस होल्ड, और इन एक्सचेंज फॉर जो उनके इनकैंडेसेंट लैम्प्स होते हैं। ठीक है, जो ओल्ड इनकैंडेसेंट बल्ब होते हैं ना, आपको पता है, जो येलो कलर के होते हैं जो बड़े गर्म भी होते हैं। ठीक है, वो उनसे लेके उनको न्यू 10 रुपये में एलईडी बल्ब दिया जाएगा। ठीक है, और एक फैमिली, एक हाउस होल्ड बेसिकली जो है वो 5 एलईडी बल्ब ले सकता है एक बारी में। ठीक है, और ये बल्ब्स कौन से होंगे? 7 वाट के बल्ब होंगे, 12 वाट के बल्ब होंगे, जिनकी 3 साल की वारंटी होगी, और ये रूरल कंज्यूमर्स को दिए जाएंगे सो दैट जो है वो अपने पुराने बल्ब्स जो है वो एक्सचेंज कर सके। ठीक है, इसको सिर्फ अभी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और जो है ऑल ओवर इंडिया इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। और ये जो है 15 मिलियन, ऑलमोस्ट मतलब 1.5 करोड़ एलईडी बल्ब्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अक्रॉस विलेजेस ऑफ दीज 5 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, और ये ग्राम उजाला प्रोग्राम के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा कार्बन क्रेडिट्स से। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं कार्बन क्रेडिट्स होते क्या है। जिसको तो पता है इट्स गुड, बट जिसको नहीं पता उसको मैं आगे बता दूंगा विद एग्जांपल। सो एनीवेज, जो इम्पैक्ट है इसका क्या होगा कि टोटल एनर्जी इंडिया की जो है वो सेविंग्स होगी 40,743 मिलियन किलोवाट वॉट पर ईयर। इससे अगर जो हम ये 300 मिलियन एक तरह से हम लाइट्स अगर रिप्लेस कर देंगे जो हमारे जो बल्ब्स हैं, ठीक है, तो हम, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ 1.5 करोड़ कर रहे हैं, इसके बाद हमारा आगे का प्रोग्राम होगा इसको 1.5 करोड़ और जो है रिप्लेस करने का। तो हम एक तरह से अगर जो हम एक तरह से 3 करोड़ जब हम ये रिप्लेस कर देंगे तो इतनी जो है वो एक तरह से एनर्जी सेविंग्स होंगी। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा इससे? क्लीन एनर्जी एक्सेस मिल रहा है। एलईडी आपको पता है जो है वो एमिट कम करता है, मतलब ऑलमोस्ट करता ही नहीं है, कार्बन एमिशन नहीं करता है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेट होगा उससे। ठीक है, सीईएसएल जो है, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड जो है वो ये बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हाई क्वालिटी एलईडी बल्ब्स को। अब ये कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, उसकी एक सब्सिडरी है, कंपनी है ये सीईएसएल। ठीक है, अब कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं? ठीक है, जिसमें से ये प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है, जिसमें से ये प्रोग्राम को फाइनेंस किया जा रहा है, कार्बन क्रेडिट्स वो क्या चीज़ है? सिंपली आप इसको देखो, कार्बन क्रेडिट्स तो एक सिंपल नाम है इसका, इसको असल में हम कहते हैं एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स। ठीक है, अब आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल ही इसमें हमने लिया है कि देखो, अगर यूएस को के एमिशन टारगेट्स हैं कि उसने 100 टन एक तरह से हर साल कार्बन जो है उससे ऊपर एमिट नहीं करना है। ठीक है, यूके का टारगेट है कि उसने 50 टन जो है एमिट, उससे ऊपर टन जो है कार्बन एमिट नहीं करना है हर साल। ठीक है, लेकिन यूएस क्या करता है? 102 टन कर देता है। ठीक है, एमिट साल में, मतलब उसने 2 टन जो एक्स्ट्रा एमिट कर दिया है। लेकिन यूके क्या करता है? 45 टन एमिट करता है। ठीक है, तो उसने क्या किया है? मतलब 5 टन कम कम एमिट किया है। तो जो 5 टन की जो उसके पास लिवरेज बची हुई है जो वो कर सकता है यूके एमिट, तो वो क्या करेगा कि यूके को, जो यूएस को वो बेच सकता है। वो 2 यूनिट्स अपने जो जो 5 उसके बचे हैं उसमें से 2 जो है वो पैसा लेके, मतलब कि हम, यूके कहेगा कि मैं वो 5 जो है 2 यूनिट्स जो है वो एमिट नहीं करूँगा, तुम मुझे उसकी बजाय पैसे दे दो, तुम इनने जो एमिट किया है वो तुम्हारे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली हमारा मोटिव क्या है कि 150 टन से ऊपर जो है पूरी अर्थ पर, अगर सिर्फ हम ये एज्यूम करेंगे, सिर्फ यूएस और यूके ही 2 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, तो सिर्फ हम ये एज्यूम करें तो 150 टन से ऊपर जो है कार्बन एमिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर क्या फ़र्क पड़ता है कि यूके ने कम कर दिया या यूएस ने उसको जो है भरपाई के लिए यूएस ने ज़्यादा कर दिया? हमको तो मैक्सिमम 150 चाहिए। ठीक है, तो जो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं वो, ठीक है, पैसा लेके। तो इंडिया भी क्या करेगा? अब इंडिया को एग्जांपल ले लो कि 100 टन जो है वो इंडिया की जो है अलाउड है कार्बन एमिशंस। ठीक है, लेकिन इंडिया क्या करेगा? 90 टन करेगा। ठीक है, फिर वो 10 टन जो वो कर सकता है लेकिन उसने नहीं किया, तो वो 10 टन जो है वो ऐसी किसी डेवलप्ड कंट्री को बेच देगा या ऐसी किसी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री को बेच देगा। कहेगा कि आप 100 टन कर सकते थे लेकिन अब आप 110 कर लो क्योंकि मैंने 10 बचा लिए हैं अपने। ठीक है, तो जो अपनी सेविंग जो इंडिया ने कर ली है कार्बन एमिशंस की, उसको वो पैसे में बेच देगा किसी डेवलप्ड कंट्री को। ठीक है, तो यही इंडिया कर रहा है कि कार्बन क्रेडिट्स जो है, जो पैसा मिलेगा इंडिया जो है अपनी जो एमिशंस को से बचा के जो बाकी कंट्रीज़ को बेचेगा, उससे जो पैसा आएगा उससे इस स्कीम को एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कार्बन क्रेडिट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिशन इनोवेशन। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने जो है अभी रिसेंटली फेज़ 2 जो है उसका मिशन इनोवेशन का उसको लॉन्च करते हुए अभी एक तरह से एड्रेस किया उसको मिशन इनोवेशन को। तो देखते हैं ये मिशन इनोवेशन है क्या।
इसको पेरिस क्लाइमेट चेंज के टाइम पे 30 नवंबर 2015 को अनाउंस किया गया था। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें 24 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन भी है, ठीक है। तो ये है क्या, ये कहते हैं कि हमको ग्लोबल क्लीन एनर्जी जो है उसको उस फील्ड के अंदर हमको इनोवेशन लेके आनी है, उसके अंदर हमको रिसर्च करनी है, ठीक है। और वो कहते हैं कि हर मेंबर स्टेट जो है वो अपनी क्लीन एनर्जी इनोवेशन के ऊपर जो रिसर्च कर रही है उस पर जो इन्वेस्टमेंट पैसा लगा रही है उसको डबल करे इन 5 ईयर्स, ठीक है। तो मतलब 2015 से तो जो 2020 तक जो है डबल इन्वेस्टमेंट करनी है हर कंट्री को, जो भी इसकी मिशन इनोवेशन की पार्टनर कंट्री है, ठीक है। तो 24+ जो EU है, ये कंट्रीज़ जो हैं इनको मिलके अपनी अपनी कंट्री में जो है बेसिकली डबल इन्वेस्टमेंट करनी है क्लीन एनर्जी के ऊपर रिसर्च करने के लिए, ठीक है। ईच मेंबर जो है उसके ऊपर कोई मिशन इनोवेशन के हिसाब से कोई एक कंपल्शन नहीं है, लेकिन उसको अपनी ही इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ बनानी है, अपना ही फंडिंग पैटर्न उसको डिसाइड करना है कि मैं कितना फंड करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स टारगेट है कि डबल करना है आपको, लेकिन वो बेस्ट यूज़ जो उसका फंडिंग जो भी, चलो उन्होंने डबल भी करी है अगर फंडिंग, तो उसका वो कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, कौन से क्लीन एनर्जी सोर्स में, वो सोलर एनर्जी में करना चाहते हैं रिसर्च, विंड एनर्जी में करना चाहते हैं, बायोफ्यूल्स में करना चाहते हैं, किसी में भी करना चाहते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या होंगी वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे जो है रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बस बेसिक गोल क्या है हमारा कि डबल होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट जितनी भी अभी करंटली थी उस टाइम पर 2015 में, ठीक है। तो अब वो ऑलमोस्ट क्लोज हो गया। अब जो है नेक्स्ट हमारा जो फेज़ आ गया है, 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो अब नेक्स्ट फेज़ आ गया है, तो ये मिशन इनोवेशन 2 फेज़ आ चुका है, ठीक है। अब इंडिया में कौन करता है ये? इंडिया में जो इसका नोडल एजेंसी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ये रिसर्च कर रही है हर 5 साल, मतलब इसका टारगेट है कि ट्वाइस इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए हमारी क्लीन एनर्जी के ऊपर, जो रिसर्च के ऊपर, ठीक है, इनोवेशन के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को एक बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल लेवल पर बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करना और इन्वेस्टमेंट लाना, इंटरनेशनली कोलैबोरेट करना आपस में एक दूसरे के साथ, जो 24 कंट्रीज़ हैं और EU हैं, ठीक है। अवेयरनेस जनरेट करना कि कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है इस क्लीन एनर्जी के इनोवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो एक NGO है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली है और जिसको सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार हो गया कि जो सेल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो अप्रैल 1 से होनी है उस पे ऊपर एक तरह से रोक लगाई जाए, ठीक है। तो ये क्यों कह रहे हैं पटिशनर जो हैं, वो कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन जो है उन दोनों ने कहा है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये शेल कॉरपोरेशंस और का एक तरह से ज़रिया बन गए हैं कि जो ये शेल कंपनीज होती हैं वो अपनी इलिसिट मनी जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पार्क करती हैं, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं? ये डोनर्स को, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स थ्रू बैंक्स, ठीक है। इसको फाइनेंस बिल 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 29 जनवरी 2018 को गवर्नमेंट ने स्कीम नोटिफाई की थी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018, ठीक है। फीचर्स देखते हैं इसके। अब ये समझ लो होता क्या है कि एक पर्सन जाएगा SBI में, SBI की कुछ ब्रांचेज है, नॉट ऑल ब्रांचेज ऑफ कोर्स, कुछ ब्रांचेज, कुछ डेजिग्नेटेड ब्रांचेज है, वहाँ पर जाकर एक पर्सन जो है ये बॉन्ड को समझ लो कि अब मल्टीपल्स में खरीद सकते हैं इसको, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या फिर 1 करोड़, ठीक है। तो अब समझ लो कि 10,000 का एक इलेक्टोरल बॉन्ड मैंने परचेज़ किया और मैंने कहा कि जो है मुझे ये परचेज़ करना है, ठीक है। अब मैंने ये नहीं बताया कि मुझे कौन सी पार्टी को इसको देना है, ठीक है। तो बैंक को, SBI को ये नहीं पता कि कौन सी पार्टी को ये देने वाला है ये पैसा, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने बॉन्ड बना के दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड, और 10,000 रुपये जो है वो मैंने जो का ये बॉन्ड खरीद लिया। उसके बाद जाके मैंने एक ABC जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको ये 10,000 रुपये का ये बॉन्ड दे दिया, और ये बॉन्ड जो है उसकी वैलिडिटी 15 दिन की होती है, ठीक है। तो उनकी पार्टी में से, उस पॉलिटिकल पार्टी में से कोई पर्सन गया और उसने जो है वो बॉन्ड दिखाया कि वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि जो भी पर्सन दिखाएगा, बेयरर मतलब जिसके पास है वो इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास भी इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको वो पैसा मिल जाना है, ठीक है। तो वो जो है बेसिकली वो पर्सन दिखाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, और जो वो पॉलिटिकल पार्टी है उसको 10,000 रुपये जो है बैंक से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अनोनिमिटी कितनी ज़्यादा है, अब पता किसको चलेगा? सिर्फ इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगेगा कि किसको, कौन सी पार्टी को जो है वो पैसा कितना मिला है, ठीक है। और किसी को नहीं पता लगेगा इसके बारे में। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एडवांटेज हो जाएगी कि कौन सी पार्टी की कितनी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ फंडिंग हो रही है, तो ये उनको एक
एडवांटेज हो जाता है। इसीलिए बाकी जितनी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो चीख रही हैं कि ये एक सही तरीका नहीं है फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो सिर्फ एक सिटीजन ऑफ इंडिया परचेज कर सकता है, या फिर जो कोई भी एंटिटी जो इनकॉर्पोरेट हुई हो या एस्टेब्लिश हुई हो इंडिया के अंदर, वो ही इसको परचेज कर सकती हैं। ऑफ कोर्स बाद में इसको भी चेंज कर दिया गया, वो भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, अब ये जो एलिजिबिलिटी है ये ओरिजिनल एलिजिबिलिटी थी, जब ये स्कीम आई थी तब ये एलिजिबिलिटी थी, ठीक है। सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो जिन्होंने एटलीस्ट 1% जो है वोट सिक्योर की थी लास्ट लोकसभा के इलेक्शन में या फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन में, सिर्फ उन्हीं को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो है फंडिंग हो सकती है, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्यों लाया गया था? ताकि जितनी भी डोनेशंस किसी पार्टी को मिलती है उसका अकाउंट रखा जा सके, बैलेंस शीट के अंदर एक बना के कि इस पार्टी को इतना इतना फंडिंग मिली हुई है, तो ये एक पूरा एक रिकॉर्ड बनाया जा सके, गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड रहे, इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लाई गई थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स हैं उससे हम ब्लैक मनी को जो फंडिंग होती है इलेक्शंस में उसको रोकने के लिए हम ये स्कीम लेके आए हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का व्यू क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर? उन्होंने कहा कि अनोनिमस डोनेशन होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सिर्फ ऑफ कोर्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता है। अब 10,000 रुपये जो लेके आप गए हो, आपने बोला कि मैं इस ABC पार्टी को जो देने लगा हूँ जो भी फंडिंग, तो उनको ही पता लग रहा है ना, सिर्फ उनके पास डेटा जा रहा है सिर्फ। तो ये डेटा किसके पास जा रहा है? बेसिकली सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है सारा डेटा। तो ये अनोनिमिटी है जो है, ये जो एनोनिमिटी है ये सिर्फ जो है गवर्नमेंट के पास जो है इसका डेटा होगा, आम लोगों को नहीं पता लगेगा, पब्लिक को इसके बारे में नहीं पता लगेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये अनोनिमस डोनेशंस जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो दी जाती हैं, दिस इज़ नॉट राइट, और ये हम मतलब जो है ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, ठीक है। अगेंस्ट उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो ख़राब है, उन्होंने कहा कि बस इसमें अनोनिमिटी का जो फैक्टर है वो हटा दिया जाए, इसमें थोड़ा सा पब्लिक डोमेन में बताया जाए कि किसको कितनी फंडिंग मिल रही है, तो ये स्कीम सही है, ठीक है। RBI ने क्या बोला कि जो इंडियन बैंक नोट्स हैं उसमें फेथ कम होगा अगर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आएगी, ठीक है, और जो है मनी लॉन्ड्रिंग इससे बढ़ेगी, ठीक है। अब मैं कोई भी पर्सन हो सकता हूँ, मेरे पास जितनी भी ब्लैक मनी है, मैं जाके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देने के लिए मैंने चुपचाप जाके बैंक में जो है 1 करोड़ रुपए का ये बॉन्ड खरीदा और चुपचाप जाके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, ठीक है। उसने जाके इनकैश करा लिया उस बॉन्ड को, तो इसमें पता नहीं लगा ना कि किसने पैसा दिया था और किसको पैसा मिल गया। ये एनोनिमिटी जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट कर रही है, तो RBI इसीलिए जो है वो इसको अगेंस्ट है स्कीम के। कंट्रोवर्सीज़ क्या क्या है कि गवर्नमेंट जो है उसको ये डोनेशंस जो पब्लिकली बतानी चाहिए और उसको अपने आप को ये छुपाना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को कि किसको कितने डोनेशन जा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो ये एक कंट्रोवर्सीज़ जो है वो अटैच्ड हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ, ठीक है। फिर जितनी भी जो कंपनीज़ हैं, अभी क्या होता है कि जो है वो अपनी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से हम पहले देखें तो वो जो भी जो कोई कंपनी अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती थी तो उसको अपनी बैलेंस शीट में और अपने शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता था कि हमने इतनी पॉलिटिकल फंडिंग एक पॉलिटिकल पार्टी को दी है। लेकिन जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया तब से वो एनोनिमसली डोनेट कर देते हैं और उसका बेनिफिट ले लेते हैं गवर्नमेंट से, और जो है शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं लगता कि किस पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को जो है डोनेशन गई है इस कंपनी के थ्रू, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। फिर आइडेंटिटी ऑफ द डोनर जो है वो अनोनिमस रखी गई है, उसकी वजह से जो है ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ ब्लैक मनी आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। उसी की वजह से जो है कांग्रेस पार्टी ने भी ये बोला है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग भी इसके थ्रू की जा सकती है। सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है उसको एक तरह से एक रिफॉर्म आना चाहिए कि उसको पब्लिकली उसके बारे में बताना चाहिए कि कौन सी पार्टी को कितना फंड मिल रहा है। कंट्रोवर्शियल चेंजेस क्या किए गए? अब मैंने आपको बताया था ना कि कुछ चेंजेस किए गए जिससे ये ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। पहले कोई भी फॉरेन कंपनी जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर सकती थी अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। कोई फॉरेन कंपनी नहीं कर सकती थी डोनेट बिफोर दिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ठीक है। और एक इंडिया की भी कंपनी अपने 7.5% जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 3 ईयर्स का, उससे ज़्यादा डोनेशन जो है वो नहीं दे सकती थी, ठीक है, उससे पहले नहीं दे सकती थी। फिर कंपनीज़ को अपने जो है किसको जो है पॉलिटिकल डोनेशन दिया उनको अपनी एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में बताना पड़ता था कि हमने इस पॉलिटिकल पार्टी को इतनी इतनी पॉलिटिकल फंडिंग दी है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट करी फाइनेंस बिल में और कहा कि जो है ये सारे जो भी प्रोविजंस हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में लागू नहीं होते। मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी भी डोनेट कर सकती है और एक जो पॉलिटिकल जो डोनेशन जो कंपनीज देती हैं उसके ऊपर ये 7.5% वाला रूल भी नहीं होता, चाहे वो मतलब 50% अपना प्रॉफिट जो है वो दे दें, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कैप भी हटा दिया उन्होंने। दूसरा,
उनको अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है फंडिंग दी गई है तो कंपनीज़ को अपने एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो है जितनी भी प्रोविजंस है ये हटा दिए गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल में लाके। सो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है, अब उससे क्या हो रहा है कि इंडियन, फॉरेन और इवन शेल कंपनीज तक भी जो है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन दे सकती हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे लिए कंट्रोवर्शियल हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो ये टॉपिक है इसलिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट्स। तो यूरोपियन कमीशन जो है उन्होंने प्रपोज किया है कि डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएं ताकि जो है फ्री मूवमेंट ऑफ सिटीजन जो है विद इन यूरोपियन यूनियन हम कोविड के पैंडेमिक के जो टाइम पे हम उसको फैसिलिटेट कर सकें। बेसिकली आपको हमने देखा था ना अभी ये वैक्सीन पासपोर्ट्स, अभी कुछ दिन पहले भी हमने टॉपिक देखा था, चाइना के कंटेक्स्ट में भी देखा था, ठीक है। तो वही चीज़ है ये कि जिससे बस पता लगेगा कि एक पर्सन जो कि मूव करना चाह रहा है, जो ट्रैवल करना चाह रहा है, वो वैक्सीनेट हो गया है या फिर उसका कोई नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट है या फिर वो रिकवर हो गया कोविड-19 से, तो मतलब वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं है या उसको नहीं हो सकता है तो वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो ये एक डिजिटल या फिर पेपर फॉर्मेट में होगा जिसको हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं वो उस पर्सन को इशू करेंगी और वो ईयू में आप मतलब फ्री मूवमेंट कर सकता है, जैसे कि पहले होती थी ईयू के मेंबर स्टेट्स के अंदर फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल होती थी, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीनेशन हुई है, अब चाइना का तो हमने देखा था ना कि चाइना ने बोला था कि हमारी ही वैक्सीन जो सिनोवैक वाली वैक्सीन है वो लगी होनी चाहिए तब हम चाइना में आने देंगे, ठीक है। आपने देख रहे हो ना आजकल न्यूज़ में कि चाइना ने बोला हुआ है इंडियन सिटीजन्स को भी, बहुत सारे सिटीजन्स को भी बोला है कि हम आपको अपनी कंट्री में तब आने देंगे अगर आपको हमारी चाइना मेड वैक्सीन लगी हो, ठीक है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने ऐसा नहीं कुछ बोला है डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए। उन्होंने बोला कि जितनी हमने वैक्सीन जो हैं जो हमने अप्रूव की हैं उनमें से कोई भी अगर आपको वैक्सीन लगी है तो आप जो है ये डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट एक तरह से ऑब्टेन करके आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्या है वैक्सीन पासपोर्ट्स की? अब ऑफ कोर्स क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो सीवियरली इम्पैक्ट हुई है, तो हम कब तक इंटरनेशनल बॉर्डर को क्लोज रखेंगे, तो हमको ये वैक्सीन पासपोर्ट्स का सहारा लेके इंटरनेशनल ट्रैवल को दोबारा से खोलना पड़ेगा, ठीक है। इजराइल सबसे पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने ये ऐसे सर्टिफिकेट्स इशू किए थे वैक्सीन पासपोर्ट्स नाम के, जिससे कि लोगों को इंडिविजुअल्स को जो वैक्सीनेट हो गए थे उनको कहा था कि आप कुछ फैसिलिटीज़ और कुछ इवेंट्स को अटेंड कर सकते हो अगर आप वैक्सीनेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सामर कैंपेन। ये झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। बेसिकली इसको माल न्यूट्रिशन को जो है टैकल करने के लिए स्टेट के अंदर, उसके कैंपेन के अंदर वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से विमेन एनेमिक हैं और कौन से चिल्ड्रन माल नरिश्ड हैं। उसके बेसिस पे कुछ एक्शंस लिए जाएंगे जो हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो एक इकोनॉमिक सर्वे उसमें कहा जा रहा है कि 36% जो है अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज जो चिल्ड्रन हैं वो स्टंटेड हैं। मतलब स्टंटेड मतलब क्या होता है कि एज के हिसाब से हाइट कम रह गई है। फिर 29% जो है वेस्टिंग से पीड़ित हैं। वेस्टिंग क्या होती है कि हाइट के हिसाब से वेट कम है, ठीक है। मतलब कि आप बहुत देखा ना, आपको पता ही है कि लंबे होते हैं बच्चे कई लेकिन उनका वेट बहुत कम होता है, तो मतलब वो वेस्टेड है। फिर 45% अंडर वेट है, मतलब एज ज़्यादा है लेकिन वेट कम रह गया, वेट एज के हिसाब से वेट उतना नहीं बढ़ पाया, ठीक है, तो वो अंडर वेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता लगता है कि वो सारे जो बच्चे हैं जो भी हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, ठीक है। अब ये सामर कैंपेन लाने की ज़रूरत क्या थी झारखंड गवर्नमेंट को? क्योंकि एवरी सेकंड चाइल्ड इन स्टेट जो है वो स्टंटेड है और अंडरवेट है, और एवरी थर्ड चाइल्ड जो है वो स्टंटिंग से पीड़ित है, और एवरी 10th चाइल्ड जो है वो सिवियर वेस्टिंग से पीड़ित है झारखंड में, और 70% जो चिल्ड्रन है वो एनेमिक हैं, ठीक है। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कह रहा है झारखंड के बारे में। तो ये सामर जो कैंपेन है इसके अंदर क्या कहा गया है कि 1000 दिन का हमारे पास टारगेट है जिसमें हम एनुअल सर्विस किया करेंगे। हम बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो इकट्ठे मिलके काम करेंगे और जो है माल नरिशमेंट की जो हमारी इशू है उसको स्टेट से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर प्राइमरी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो पीवीटीजीज होते हैं उनको तक भी टारगेट करने का कैंपेन के अंदर प्रोविजन है। और कहा जा रहा है कि पीवीटीजीज के बारे में तुमको नॉलेज बहुत कम होती है, हमारी स्टेट को भी बहुत कम होती है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इनकी जो न्यूट्रिशनल बिहेवियर है, जो ये ट्राइबल ग्रुप्स कैसा खाते हैं, कैसा जो है जो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये इनका जो डाइट का कैसा स्ट्रक्चर है, क्या इनका न्यूट्रिशन का बिहेवियर है, इसके ऊपर रिसर्च भी की जाएगी और फेलोशिप्स जो है वो रिसर्च करेंगी कि क्या इनका न्यूट्रिशन का बिहेवियर है और इसके अंदर हम क्या चेंज कुछ ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अब सामर जो है वो क्या प्रपोज करता है, कैसे माल नरिशमेंट को जो है वो टारगेट करेगा, ठीक है। हर आंगनवाड़ी सेंटर को एंगेज किया जाएगा ताकि वो ऐसे चिल्ड्रन को पहचान सके जिनको जो माल नरिश्ड हैं और उनको माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर्स में भेजा जाएगा, ठीक है। एनेमिक वुमेन को भी ऐसे ही जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। इस टेक्निक के थ्रू मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस जो है विमेन का और चिल्ड्रन का दोनों का लिया जाएगा MUAC टेप्स वगैरह के थ्रू, ठीक है। फिर उससे पता लगेगा कि जो विमेन है वो एनेमिक
हैं या नहीं है और बच्चे जो हैं वो अंडर नरिश्ड हैं या नहीं है, तो उसके ही बेसिस पे जो है इनको सेंटर्स में, हेल्थ सेंटर्स में भेजा जाएगा, ठीक है। फिर आंगनवाड़ी की जो सहायिया और सेविका जो हैं वो उनको नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में लेके जाएंगी, जो भी अनामिक विमेन है और जो अंडर नरिश्ड बच्चे हैं। अब ये जो है एडोलेसेंट विमेन, गर्ल्स और विमेन को भी एंगेज करने की बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। एक तेजस्विनी प्रोजेक्ट है। अब तेजस्विनी प्रोजेक्ट क्या है, जिसके अंदर जो है एडोलेसेंट जो लड़कियां हैं उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल की ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग उनको, ताकि वो जॉब रेडी हो सकें, ठीक है। तो ये जो जिनको ऐसी ट्रेनिंग मिली हुई है उन जो हमारी जो ये एडोलेसेंट गर्ल्स होंगी उनके जो है स्किल्स को यूटिलाइज़ किया जाएगा और उनको है एजुकेट किया जाएगा कि न्यूट्रिशनल बिहेवियर उनको सिखाया जाएगा कि आपको अब स्किल ट्रेनिंग भी दे दी, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग भी दे दी, जॉब्स के लिए उनको रेडी कर दिया है। अब उनको न्यूट्रिशन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसा क्या खाना चाहिए, क्या आपका न्यूट्रिशन का बिहेवियर होना चाहिए, आपका कैसा डाइट प्लान होना चाहिए, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। और हेल्थ और न्यूट्रिशन कार्ड दिया जाएगा उनके जो है वेट, हाइट, बॉडी मास इंडेक्स और हीमोग्लोबिन के हिसाब से, ठीक है। फिर उनको कहा जाएगा कि आप आयरन, फॉलिक एसिड की और डीवॉर्मिंग टैबलेट्स को कंज्यूम करो, सो दैट आपकी जो है बॉडी एनेमिक ना रहे, ठीक है। फिर ये कैंपेन को मेजर कैसे किया जाएगा, इसको पंचायत लेवल पर मेजर किया जाएगा। एवरी पंचायत जो है वो एक यूनिट की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा और ऐसे 8-10 पैरामीटर्स होंगे टोटल, जिससे न्यूट्रिशन जो उनका जो है उनको न्यूट्रिशन के टारगेट्स मिलेंगे उनको अचीव करने को। फिर एक सोशल ऑडिट किया जाएगा जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि जो है कौन सी जो है जो पंचायत है वो माल न्यूट्रिशन फ्री हो गई है। तो ये बेसिकली एक प्रोग्राम है पूरा माल नरिशमेंट को टैकल करने का झारखंड गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायटम टेस्ट। तो अभी महाराष्ट्र एटीएस ने, अब आपको पता है एक मनसुख हिरान वाला जो केस चल रहा है जो कि पानी में डूब के मरे हैं बेसिकली, तो ये एक फॉरेंसिक टेस्ट होगा उनके ऊपर, एक डायटम टेस्ट कहते हैं जिसको, जिससे ये पता लगेगा कि उनको मार के उसके अंदर फेंका गया है या फिर उन्होंने सच में सुसाइड किया है, ठीक है। तो भी कैसे पता लगता है, डायटम टेस्ट कैसे बता सकता है कि कोई भी बॉडी जो हमको पानी से मिली है वो सुसाइड वाला केस है या फिर उसको मार के उसमें फेंका गया है, ठीक है, या वो मर्डर है मतलब, ठीक है। तो डायटम क्या होते हैं, फोटोसिंथेसाइजिंग जो एल्गी होती है वो पानी में होती है, ऑलमोस्ट हर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं ये, फ्रेश और मरीन वाटर्स में, इवन सॉइल्स में जो मॉइस्ट सॉइल होती है उसमें भी होती है ये एल्गी। तो होता क्या है कि अगर किसी पर्सन ने सुसाइड किया है, ठीक है, सोचो उसने पानी में कूद गया वो, ठीक है, तो जब वो पानी में कूदा तो वो सांस लेने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, तो ये एल्गी जो है उसके लंग्स में चली गई होगी, ठीक है। जब ये मरने से पहले जब वो ड्राउन हो रहा है तो वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लंग्स में जो पानी भर गया है तो ये एल्गी उसके बॉडी में, उसकी लंग्स में चली गई है, ठीक है। कुछ टाइम तक तो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है जब तक वो मरा नहीं है, ठीक है। तो जब तक वो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो ये एल्गी जो है ये भी सर्कुलेट होकर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि ब्रेन, किडनी, लंग्स, बोन मैरो, हर जगह ब्लड सर्कुलेशन होके चले जाती है, ठीक है। अब ये अगर तो पर्सन जो है जो कि सुसाइड किया जिसने, वो पानी में कूदा तभी वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और जो है उसी की वजह से जो है उस हमको पता लगेगा कि अगर उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ये एल्गी मिल गई तो हमें पता लगेगा कि हाँ वो उसने सुसाइड किया है पानी में कूद के, ठीक है। अगर मार के उसको फेंका गया है, ठीक है, तो मार के अगर उसको फेंका गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले से ही सांस नहीं ले रहा था, फिर उसने जो है पानी में जब उसको फेंका गया तो वो सांस तो उसने लिया नहीं, तो उसके लंग्स में गया ही नहीं वो, ठीक है। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत बॉडी में गया होगा वो एल्गी, बट पूरी बॉडी में उस लेवल का नहीं फैला होगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तो पहले ही बंद हो चुका था क्योंकि वो पर्सन पहले ही डेड था। तो इसके बेसिस पे हमको ये पता लग जाएगा कि पर्सन जो है उसको मार के अंदर फेंका गया है पानी में या फिर उसने सुसाइड किया है पानी में कूद के, ठीक है। क्या ये जो टेस्ट हैं ये रिलायबल होते हैं? येस, दे आर रिलायबल टेस्ट होते हैं ये। लेकिन अगर कोई पर्सन सोचो, ठीक है, कि अगर उस बॉडी ऑफ वाटर से वो पहले ही पानी पीता हो तो उसकी बॉडी में वो एल्गी ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, तो तब ये टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में मनसुख हिरान के जो केस में वो समुंदर में से एक तरह से मिले हैं, तो ऑफकोर्स समुंदर से वो पानी तो नहीं पीते होंगे, ठीक है। तो ये केस इसलिए जो है इस केस में डायटम टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे, वील मीट ऑन मंडे नेक्स्ट टाइम। Until then, goodbye and take care.